Great morning, students. How are you? Welcome in class 11, and it is your accountancy period. And you are studying the basic accounting term. And today we start basic accounting term goods. आज जो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे हैं उसका नेम है गुड्स. गुड्स मीन्स गुड्स इंक्लूड all those things which are purchased for resale or which are used for producing the finished goods or product which are to be sold. गुड्स जो हैं वो थिंग्स होती हैं जिनको एक शॉपकीपर एक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर्सन उसको रीसेल के पर्पस से खरीदता है कि मैं इसको दोबारा से सेल कर दूंगा, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन वो इस पर्पस से गुड्स जो है रॉ मटेरियल परचेज करता है कि उसको फिनिश गुड्स में या फिनिश प्रोडक्ट में एक्सचेंज करके विच आर टू बी सेल्ड उसको सेल कर दिया जाएगा. दैट मीन्स मोटिव क्या रहेगा गुड्स के लिए कि वो सेल करना है, नॉट कीप इन देयर गोडाउन और शॉप. तो दैट मीन्स गुड्स जो है ट्रेडिंग यूनिट हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, दोनों के लिए उनका मेन पर्पस क्या होता है, रीसेल. क्योंकि बिजनेस की एक्टिविटी तभी बनेगी जब वो रीसेल के पर्पस से खरीदा गया सामान उसको दोबारा से सेल कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लॉथ मर्चेंट क्लॉथ परचेज कर रहा है. क्लॉथ मर्चेंट है तो नेचुरली वो क्लॉथ परचेज करेगा. तो क्लॉथ इज गुड्स बिकॉज ही परचेज इट फॉर रीसेल. एंड इफ ही परचेज फर्नीचर, अब क्लॉथ मर्चेंट क्या परचेज कर रहा है, फर्नीचर. फर्नीचर किस पर्पस के लिए, ताकि कस्टमर जो है शॉप में आए तो उस फर्नीचर के ऊपर इजीली बैठकर वो अपनी क्लॉथ को जो है चूज कर सकें. तो वो फर्नीचर उनके लिए क्या है, फर्नीचर वो रीसेल पर्पस से नहीं खरीदा गया, वो सिर्फ अपने यूज के लिए खरीदा गया है. दैट मीन्स इट इज कंसिडर्ड एसेट्स. सो गुड्स are termed only that goods which are purchased for resale. Next term is cost. Cost means the amount of the resources given up in exchange for some goods or services. जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस यूनिट का ऑनर जिन रिसोर्सेज गिवन अप उनको देता है, पे करता है, एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज, किसी भी पर्सन से कोई गुड्स या सर्विसेज लेने के लिए उसके बदले में उन रिसोर्सेज के बदले में मनी को एक्सचेंज करता है, मनी पे करता है और उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज को वो हायर कर लेता है, परचेज कर लेता है. दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड गुड्स. दैट मीन्स जो अमाउंट उसने रिसोर्सेज की पे की. अब यहाँ पर क्लॉथ मर्चेंट ने गुड्स परचेज किए तो गुड्स को परचेज करने में उसे क्या पे करना पड़ा होगा, मनी पे करनी होगी. तो मनी जो वो पे करेगा उसके पास गुड्स के रिसोर्सेज के बदले में अमाउंट पे करनी पड़ी एक्सचेंज में. तो दैट इज कंसिडर्ड गुड कॉस्ट. इट इज इक्विवेलेंट टू द मनी. जो अमाउंट होती है वो हमेशा इक्विवेलेंट टू द मनी होती है. इट मे बी पे इन फ्यूचर और प्रेजेंट. अब ये जो कॉस्ट है ये 2 टाइप्स के एक्सपेंडिचर में शो की जाती है. हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉस्ट है वो 2 एक्सपेंडिचर में शो की जाती है. नंबर 1 एक्चुअल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 नोशनल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट एक्सपेंडिचर ही है. नंबर 1 एक्चुअल एक्सपेंडिचर. एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज हम थर्ड पार्टी से परचेज करते हैं. जो रिसोर्सेज, जो गुड्स, जो सर्विसेज हम थर्ड पार्टी से परचेज कर रहे हैं और उन थर्ड पार्टी को परचेज करने के बदले में हम उनको मनी पे कर रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एक्सपेंडिचर.
हमने गुड्स परचेज की थर्ड पार्टी से, वो गुड्स क्या है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। उस गुड्स को अपने दिल्ली से किसी भी अनदर प्लेस से हम अपने शॉप के गोडाउन तक लेकर के आए, उनको पे की जाने वाली एम्प्लॉइज को सैलरी या वेजेस जो भी हमने पे किया, दैट इज कंसिडर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो रिसोर्सेज हमने यूज किए हैं और थर्ड पार्टी ने हमारे को उनकी हेल्प की है। अमाउंट जो है हमने थर्ड पर्सन को पे किया है, दैट मीन्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वो मनी के वे में पे किए हैं। सेकंड होता है नोशनल एक्सपेंडिचर। अब नोशनल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होती है जो हम एक्चुअल में पे नहीं करते, लेकिन वो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। दैट मीन्स इसमें कैश का आउटले नहीं होता, कैश की पेमेंट नहीं होती, वो ऐसी कॉस्ट होती है जो ऑनर के अपने रिसोर्सेज में होती है। ऑनर के पास अपना ही रिसोर्स है, अपने रिसोर्स को वो बिजनेस में यूज कर रहा है, उसके बदले में वो अपने आप को मनी पे नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है, अपने कॉस्ट को उसमें कैलकुलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नोशनल एक्सपेंडिचर। तो दोनों के डिफरेंस के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड कराती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस ऑनर जो है वो अपना बिजनेस एक ऐसी शॉप में चला रहा है जो उसकी अपनी है, उसके पास अपना एक रूम है, उस रूम में वो बिजनेस अपना रन कर रहा है। दैट मीन्स वो थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं कर रहा। बुक्स में तो वो शो कर रहा है कि रेंट पेड टू द शॉपकीपर, क्योंकि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से पर्सन अलग है और ऑनर अलग है, तो इसलिए वो अकाउंट्स की बुक में शो कर रहा है रेंट ऑफ द शॉप, लेकिन वो एक्चुअल में कैश पे नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स इट इज अ नोशनल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब अगर मान लो उसने रियलिटी में ही, रियल में उसके पास शॉप नहीं है, उसने थर्ड पार्टी से शॉप ले रखी है, उसको वो रेंट पे कर रहा है कैश की फॉर्म में, तो दैट मीन्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द एक्सपेंडिचर। जो अपने रिसोर्सेज का पेमेंट होती है, पे नहीं किया जाता, वो उसको कैलकुलेट किया जाता है ओनली ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज कॉल्ड नोशनल। जो थर्ड पार्टी को पे किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आवर नेक्स्ट टर्म इज एंट्री। अब ये एंट्री क्या होती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, एंड व्हेन ए ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बी केयरफुल अबाउट इट, whenever any monetary transaction or event क्या होता है? ट्रांजैक्शन का रिजल्ट। when a transaction or event is recorded in the books of account, जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसका जो रिजल्ट रहा वो हमने अपनी अकाउंट्स की बुक में, एक बिजनेसमैन ने अकाउंट्स की बुक में उसको नोट कर लिया, उसको राइट डाउन कर लिया, दैट इज कॉल्ड एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू वर्कर। अब बिजनेस ऑनर ने क्या किया? सैलरी पे की वर्कर को, और उसको जो है अपनी एक नोटबुक में, उसके अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में उसको नोट कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, देन इट बिकम एंट्री। एंड नेक्स्ट इज एंटिटी। एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट जो मनी जनरेट करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए बनाया गया है, विच इज फॉर्म्ड और कमेंस्ड फॉर अर्निंग इनकम। इनकम को अर्न करने के पर्पज से बनाया गया है। वो इनकम कैसे अर्न करता है? बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स। गुड्स को सेल करके या सर्विसेज को रेंडर करके वो मनी को, इनकम को जनरेट कर रहा है, दैट यूनिट is called entity. For example, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी आपको सर्विस देती है फोन के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोडक्ट वो बनाती है, आप उनके प्रोडक्ट को परचेज करते हो। वो एक टाटा कंपनी क्या है? इकोनॉमिक यूनिट है। उसकी कमेंस या उसकी फॉर्मेशन किसके लिए हुई है? अर्निंग इनकम, सर्विस प्रोवाइड करना और सेलिंग गुड्स करना। विप्रो कंपनी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके घर बिल्कुल होम के जो पास जो है कोई भी एक छोटा सा शॉपकीपर भी है, वो उसने एक अपनी इकोनॉमिक यूनिट बनाई है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी।
Now I hope you understand all these accounting terms, and you note down these accounting terms in your notebook and revise them. Thank you.